हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बारे में पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे हम दिए थे लिस्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी, तो वहाँ पे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सेकंड नंबर पे दिए थे। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1803 में आया है। वहाँ पे शायद 1844 लिख दिए, 1844 लिख दिए। अब उसको करेक्शन करके 1803 कर सकते हैं। 1844 में डाल्टन्स का शायद डेथ हुआ था, तो लेकिन थ्योरी कब आया? 1803 में आया। तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को बिलियार्ड बॉल मॉडल भी बोलते हैं। इसको अभी समझ लेते हैं इसको क्यों बिलियार्ड बॉल मॉडल बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। हम तो भी बात कर रहे थे कि बीसी बहुत पहले बात कर रहे थे, ग्रीक फिलोसफर बहुत पहले बोले थे कि एटम कैसा इंडिविजुअल है। फिर हम डायरेक्ट यहाँ कैसे पहुँच गए? हम डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँचे, क्योंकि मेरा सिलेबस में हम लोग का जो सिलेबस है उसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बारे में पढ़ने का है सबसे पहले। तो हम ऐसा करेंगे, एक लेक्चर अलग से बना देंगे जिसको इंटरेस्ट हो ये सब जानने में, तो हम उसको आप अलग से देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे हम बात कर ले रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं, उसको लिखना नहीं है। जैसे कि ऑलमोस्ट 700 ईस्वी में 700 AD में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉबर हैयान करे कुछ। वो क्या किए ना, प्योर सब्सटेंस का डिस्कवरी किए। पहले लगता था कि मैटर बहुत सारा जो हमारे आसपास सब्सटेंस है मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस है, लेकिन वो प्योर सब्सटेंस का डिस्कवरी किए। जैसे वाटर क्या प्योर सब्सटेंस है। तो 700 में आसपास वो प्योर सब्सटेंस का डिस्कवरी किए। और 1700 AD में 1700 AD में साइंटिस्ट थे लेबोजियर, नाम तो आप लोग सुने होंगे, लेबोजियर, एंटियोनियो लेबोजियर का। और उनकी पत्नी का भी कुछ नाम था। दोनों मिल के वो क्या कि प्योर सब्सटेंस को भी तोड़ दिए। सोचे कि सिर्फ प्योर सब्सटेंस नहीं है, प्योर सब्सटेंस को भी आगे तोड़ सकते, उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस तोड़ के एलिमेंट्स डिस्कवर किए। जैसे कि वाटर क्या प्योर सब्सटेंस H2O, इसको क्या किए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिए। तो तोड़ दिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो बोले अब वापिस ही हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस को तोड़ने गए तो इसको तोड़ नहीं पाए हो। इसको केमिकल रिएक्शन से तोड़ दिए, डिवाइड कर दिए, अलग अलग कर दिए, इसका प्योर सब्सटेंस को डिवाइड कर दिए। लेकिन वापिस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने के तो नहीं तोड़ पाए। तो उसको बोल दिए कि इसका क्या नाम ने दिए? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है? जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में। हम एलिमेंट्स में पढ़ चुके हैं ना कि हम एलिमेंट्स को केमिकल रिएक्शन से डिवाइड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या 1700 AD में सब हुआ था। तो वहाँ से लोग क्या करने लगा, हर कोई साइंटिस्ट एलिमेंट ढूंढना शुरू कर दिए। जैसे कि मानिए ये एलिमेंट का डिस्कवरी हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो वहाँ से हर जितना साइंटिस्ट था सब एलिमेंट ढूंढना शुरू कर दिया। आप रहेगा पीरियोडिक टेबल के हिस्ट्री में कि कैसे कब कितना एलिमेंट का डिस्कवरी होते गया, आगे बढ़ते गया। मेनली पीरियोडिक टेबल आया और पीरियोडिक टेबल आया, मतलब शुरुआत में 18 एलिमेंट के बारे में जानते थे, फिर हम 72 जान के धीरे धीरे बढ़ते गया। अभी हम टोटल 118 एलिमेंट के बारे में जानते हैं। तो वहाँ पे सब साइंटिस्ट लोग एलिमेंट डिस्कवरी करना शुरू कर दिए, एलिमेंट को डिस्कवर करना शुरू कर दिए। लेकिन जो डाल्टन्स थे वो एलिमेंट का डिस्कवरी पे ध्यान नहीं दिए, वो ध्यान दिए कि एलिमेंट्स क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, क्या एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो डाल्टन जो क्या किए, एलिमेंट्स पर ध्यान दिए, एलिमेंट्स के डिस्कवरी पे ध्यान नहीं दिए। तो अब हम लोग इनका थ्योरी पढ़ने वाले हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो कैसे ये नाम है बिलियार्ड बॉल मॉडल। अब बिलियार्ड बॉल देखे हैं, बिलियार्ड बॉल क्या था? आप गेम जानते हैं, आप मूवी वगैरह में देखते हो कि डंडा लेके बहुत सारा इतना बड़ा टेबल रहता है, उससे मतलब लोग निशाना लगाते रहता है, उसी को बोलते हैं बिलियार्ड बॉल। उसको बोलते हैं बिलियार्ड बॉल गेम। उस बॉल बहुत कलर का, रेड कलर का बॉल होता है, ग्रीन कलर का बॉल होता है, इतना बड़ा बॉल नहीं होता है, वो उसको बोलते हैं बिलियार्ड बॉल। इनका मानना था कि जो हमारे अच्छा भी समझते हैं कि इसको क्यों बिलियार्ड बॉल मॉडल बोलते हैं। जब हम पढ़ लेंगे तो लास्ट में समझ लेंगे। जैसे आगे हम अगला एटॉमिक थ्योरी कौन पढ़ने वाले, जे थॉमसन मॉडल, उसको हम लोग बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। जे थॉमसन मॉडल को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। और उसके बाद क्या पढ़े, रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ने वाले हैं। रुदरफोर्ड मॉडल को बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल। और हम लोग एक और क्या पढ़ने वाले, उसके बाद कौन सा थ्योरी? हाँ, उसके बाद बोर्स हाइपोथेसिस था, बोर्स का एटॉमिक मॉडल, तो उसको बोलते हैं बोर्स मॉडल। तो हर थ्योरी का नाम होता है। तो सबसे पहले हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इनका स्टेटमेंट है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज द फर्स्ट कंप्लीट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब ऑल मैटर इन टर्म्स ऑफ एटम्स। ये पहला साइंटिस्ट थे जो कि दुनिया जितना सब्सटेंस है सबको एटम्स के रूप में देखे। डिस्क्राइब कैसे किए सब मैटर को इन टर्म्स ऑफ एटम, बोले कि हर जितना दुनिया सब्सटेंस सब एटम से मिलकर बना हुआ है, छोटा छोटा एटम से मिलकर बना हुआ है। इनका जो एटम्स था, उनका एटम, इनका कहना था एटम्स कैसा है, पूरा मतलब ऐसा एटम्स है, मतलब पूरा स्फीयर टाइप का, पूरा भरा हुआ भारी, मतलब इतना बड़ा एटम्स है, जितना साइज बहुत छोटा होगा एटम्स है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बिलियार्ड बॉल मॉडल, क्योंकि बिलियार्ड बॉल क्या
हॉलो नहीं होता है, पूरा भारी होता है, प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक और रेजिन का पूरा भारी होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया बिलार्ड बाउंड मॉडल। और दूसरा इनका स्टेटमेंट है कि डाल्टन्स बेस्ड हिज थ्योरी ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इनका थ्योरी किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पे या प्रोपोर्शन पे। अब एक बात ध्यान गौर कीजिएगा कि नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन की डिस्कवरी डाल्टन्स की है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्कवरी कौन डाल्टन किए थे? नहीं किए थे, आप लोग नोट में वापस जाकर देखिए। नहीं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का डिस्कवरी डाल्टन्स की। डाल्टन्स किसका डिस्कवरी किया था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। देखिएगा दोनों कौन डिस्कवरी किए, लेकिन इनका जो थ्योरी है इस यही दो लॉ पे बेसिस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसका हम प्रूफ अभी देख लेंगे क्यों ये दोनों लॉ पे हम पूरा इसका इनका पोस्टुलेट जो दिए थे 5-6 जितना भी सब पढ़ेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे क्यों जो है थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पे आधारित है, क्यों। तो इस पॉइंट को सिर्फ लिख लीजिए, इसको हम बाद में समझ लेंगे। ये तो समझ ही गए कि पहले साइंटिस्ट थे जिस मैटर को एटम्स के टर्म में डिस्क्राइब किए। तो हम इनका पोस्टुलेट देख रहे हैं, 5-6 पोस्टुलेट है था, तो जो एनसीईआरटी में लिखा हो सेम टू सेम वही उतार दिए क्योंकि आपको याद करने में आसानी हो जाएगा। तो क्या बोले, पहला जो पोस्टुलेट है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो जितना सब्सटेंस सब एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम का नाम कहाँ आया था? ग्रीक फिलोसफर एटम दिए थे तो उन्हीं का नाम भी ले ली, ये अपना कुछ अलग नाम नहीं रखे, अलग नाम रख सकते थे लेकिन वो एटम ही बोल दिए उन ग्रीक फिलोसफर के सम्मान में। बीच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, दुनिया में जितना सब्सटेंस है सब एटम से मिलकर बना हुआ है। हम 2 सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन में उस मैटर का उस सब्सटेंस का एटम क्या करते, एटम्स पार्ट लेता है, एटम से ही रिएक्शन करता है। और दूसरा इनका पोस्टुलेट था, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स क्या है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब डिविजिबल नहीं है। ग्रीक फिलोसफर तो यही बोले थे कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, जिसको कि हम नहीं केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं क्रिएट कर सकते हैं। वैसे यही देखिए यहाँ पे समझ रहे होंगे इस पॉइंट से हम बोले तो इसको नहीं क्रिएट कर सकते नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। इसको याद आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? ही था ना कि किसी भी चीज़ को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में नहीं नेट चेंज करते हैं, नहीं कोई नया मास बनता है, नहीं नया मास क्रिएट होता है, नहीं नया मास डिस्ट्रॉय होता है। तो यही है कि बीच का एटम जो है नहीं क्रिएट होता है नहीं डिस्ट्रॉय होता है। जब एटम ही क्रिएट नहीं हो रहा है, नहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है, इससे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इससे देखिए केमिकल रिएक्शन, मानिए हम यही रिएक्शन देख लेते हैं, CH4 + O2 कंबसन रिएक्शन देख रहे हैं मीथेन का, और इसमें क्या बनता है? CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। इसको हम बैलेंस अभी नहीं कर रहे, बस इतना समझिए। अच्छा बैलेंस कर लेते चलिए। इसमें 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है बैलेंस हो गया। तो क्या हो रहा है इसमें? एटम्स नहीं डिस्ट्रॉय, कोई भी एटम डिस्ट्रॉय हुआ, देखिए तो यहाँ पे एक कार्बन है, एक ऐसा कीजिए, कार्बन कितना है? 1 है इधर, और इधर भी कितना है? आप यहाँ पे टेबल बना लीजिए, ऐसा कीजिए, यहाँ पे टेबल बना लीजिए। इधर हम क्या कर दे रहे हैं? इधर रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट का बता दे रहे हैं, इधर एटम कार्बन। देखिए रिएक्टेंट साइड कितना एटम है? कार्बन का 1 एटम है। अब प्रोडक्ट साइड देखिए 1 एटम है। कोई भी एटम उठा लीजिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना एटम है? इधर देखिए 2 4 एटम है ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड कितना है? देखिए 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 × 1 4 यहाँ पे भी देखिए, किसी को भी उठा लीजिए, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन भी देख लीजिए, हाइड्रोजन एक बच रहा है। हाइड्रोजन देखिए इधर कितना 4 है, उधर भी देखिए 4 हाइड्रोजन होगा, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। तो ना ही एटम डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है। इसी को हम बोल सकते हैं कि ना ही जब एटम ही डिस्ट्रॉय क्रिएट नहीं हो रहा है तो मास कैसे डिस्ट्रॉय क्रिएट होगा? देखिए यहाँ प्रूफ मिल गया ना हमको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि उसी पे बेसिस का लॉ है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। प्रूफ नहीं मिला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे। जैसे हम बोल दिए कि केमिकल रिएक्शन में ना ही नया मास क्रिएट होता है, ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है। यही बात को थोड़ा भाषा चेंज कर दी, लैंग्वेज चेंज कर दी कि ना ही एटम डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है। बस यही दूसरा पॉइंट था। अच्छा हमको अब जितना भी मॉडल पढ़ेंगे, जितना भी थ्योरी पढ़ेंगे, सबका जो पोस्टुलेट था वो क्या बोले उसको हम बारी बारी समझ लेंगे एक एक करके। जैसे पहला समझ लेंगे, दूसरा समझ लेंगे, जितना सब समझ लेंगे। फिर इनका लिमिटेशन क्या था, इनका ड्रॉबैक क्या था, उस मॉडल में खराबी क्या था, मतलब हम उस मॉडल को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाए और क्यों एक्सेप्ट किए, उनमें हम क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत सारा लोग मॉडल दिए, सबका नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे लोग का पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं तो उसको भी जान लेंगे, उसमें अच्छाई क्या है बुराई क्या है सब हम देख लेंगे। यही पढ़ाने का तरीका रहेगा। तो इसको लिख लिया एक बार, हम हर एक पॉइंट को समझ लेंगे। दूसरा पॉइंट तो हम लोग समझ गए कि केमिकल रिएक्शन में ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है। और पहला पॉइंट क्या था, ऑल मैटर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स।
विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है कि देखिए, कार्बन एटम केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया, हाइड्रोजन एटम केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया, हर एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। यही 2 पॉइंट था, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला पोस्टुलेट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अब उनका तीसरा पोस्टुलेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब तो समझ गए होंगे कि बिलियर्ड बॉल मॉडल क्यों बोलते हैं डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी को। क्योंकि जो डाल्टन थे एटम को सॉलिड हार्ड स्फीयर मानते थे, सॉलिड हार्ड स्फीयर। और जो ये बिलियर्ड बॉल होता है ना, ये भी क्या होता है, सॉलिड होता है, पूरा अंदर से होलो नहीं होता, खोखला होता है, पूरा सॉलिड होता है, प्लास्टिक और रेजिन का बना रहता है, इसलिए हम इसको बिलियर्ड बॉल मॉडल बोलते हैं। तो समझ गए। तीसरा पोस्टुलेट है इनका कि एक बार तीसरा पोस्टुलेट है कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई एलिमेंट है, मानिए गोल्ड है, गोल्ड का एलिमेंट है, उसका जो एटम होगा, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, कोई गोल्ड का एटम है, आर आइडेंटिकल इन साइज, उसका साइज आइडेंटिकल होगा, यानी डायमीटर, रेडियस, जो भी वो साइज आइडेंटिकल होगा, और उसका मास भी आइडेंटिकल होगा, मतलब सेम होगा। हम गोल्ड का 2 एटम निकाले, गोल्ड बहुत सारे एटम, एलिमेंट जो है बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, तो एलिमेंट का गोल्ड का कोई भी 2 एटम निकाल ले तो दोनों का साइज सेम होगा, मास सेम होगा, और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। इस बारे में हम पहले बात कर चुके थे एलिमेंट्स में कि एलिमेंट कोई भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट है, उसका एटम जो है एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बना हुआ, उसका एटम का साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मास सब कुछ सिमिलर होता है। और दूसरा पॉइंट है, मतलब 4th पॉइंट है इसी में कि एटम ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स आर डिफरेंट देन दोज ऑफ अदर एलिमेंट्स। जैसे कि आंसर टीम भी, मतलब ये दोनों सेम ही पॉइंट समझ सकते हैं, मतलब दोनों उल्टा, इस पॉइंट दोनों उल्टा है। इसमें बोल रहा है कि दो एलिमेंट का 2 एटम सेम साइज एंड मास होता है, लेकिन हम 2 अलग एलिमेंट से, एक एलिमेंट ले लिए गोल्ड, एक एलिमेंट ले लिए सिल्वर, दोनों का एटम देखेंगे तो दोनों का एटम का मास अलग होगा, रेडियस अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। तो यही इस पॉइंट का उल्टा है, किसमें है कि एक एलिमेंट का 2 एटम का सब कुछ सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन 2 एलिमेंट का हम 2 गोल्ड और सिल्वर का आइटम निकाले तो दोनों का अलग अलग मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। यही 2 पॉइंट है। और 5वां पॉइंट है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। क्या एटम्स ऑफ एलिमेंट मतलब कि एलिमेंट का एटम कंबाइन होता है टू फॉर्म इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। हम बात किया था ना कि जैसे कि हाइड्रोजन का एलिमेंट है, उसका एटम प्लस ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम क्या होता है, स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करता है। देखिए H2O बनता है, क्या है ये, क्या कंपाउंड बना रहा है। हाइड्रोजन एलिमेंट का 2 एटम ले लिए, ऑक्सीजन एलिमेंट का 1 एटम ले लिए, दोनों का क्या किया हम कंबाइन किया, क्या बन गया H2O क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। किस रेशियो में, 2:1 में लिए हैं, रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर। यही सिमिलर पॉइंट 5 और 8 को सेम पॉइंट समझ सकते हैं। 8 पॉइंट भी सेम लिखा हुआ है, कंपाउंड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। कंपाउंड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर। कंपाउंड क्या होता है, इसका डिफरेंस देखे थे ना, कंपाउंड 2 या 2 से अधिक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ रहता है। ये 5 एंड 8 पॉइंट जो है सिमिलर है, बस इसको हम 2 अलग अलग भाषा में लिख दिए हैं, इसलिए थोड़ा पॉइंट ज़्यादा बढ़ गया है। और 6th पॉइंट है कि द रिलेटिव नंबर एंड, अच्छा इस पॉइंट को समझे क्या, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर के रेशियो में है। जैसे कि ऐसा नहीं लिख सकते कि जैसे NaCl क्या है, सोडियम प्लस क्लोराइड को मिला रहे हैं 1:1 रेशियो। हम ऐसा नहीं, हम कोई कंपाउंड नहीं जानते हैं जिसमें Na 0.5 है और Cl 0.5 है। क्योंकि जो एटम है Na का एटम, हम आधा Na का एटम नहीं ले सकते, नहीं आधा एटम क्लोरीन का ले सकते। क्योंकि एटम जो है, इनके हिसाब से एटम क्या था, इंडिविजिबल था, एटम को हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए ये सब लिखना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि हाफ Na हाफ Cl। सिर्फ NaCl लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते कि Na भी 0.5 पार्ट है और Cl भी 0.5 पार्ट है, ऐसा लिखना बिल्कुल ही गलत है। तो अगला पॉइंट है इनका कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। नंबर, जैसे कि हम देखिए इस पॉइंट को पढ़िए, आपको याद आएगा कुछ लॉ के बारे में, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये बोले कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एटम है, हाँ कोई भी कंपाउंड है, उसमें उसका सोर्स पे डिपेंड नहीं करता, उसको कंपाउंड बनाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड बनाए तो उसका जो एटम होगा फिक्स रेशियो में मास होगा। जैसे CO2 बना रहे हैं तो कहीं कोई अमेरिका में कोई CO2 बनाए, इंडिया में कोई CO2 बनाए तो उसका जो एटम का टाइप होगा सेम होगा,
कार्बन ही होगा, एक कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन होगा। ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ देखिए प्रूफ दे रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का 6 नंबर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख लिए, हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी देख लिए, इस पॉइंट में उसी बारे में डिस्कस किया हुआ। 7th पॉइंट है इन केमिकल रिएक्शन एटम सेपरेट कंबाइन एंड रीअरेंज। कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम सेपरेट होता है, कंबाइन करता है और रीअरेंज करता है। इस पॉइंट को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। मीथेन और ऑक्सीजन को जला रहे हैं, क्या फिर से डिस्कस कर लेते हैं। CH4 प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन रहा है, CO2 प्लस 2H2O। देखिए इसमें क्या हो रहा है, कार्बन रीअरेंज हो रहा है। कार्बन पहले हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है, किसके साथ मिल गया, ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो कार्बन क्या हो, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन हो गया, मतलब कार्बन एटम का रीअरेंजमेंट हो गया। यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन सेपरेट हो गया। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि एटम सेपरेट होता है, कंबाइन होता है एंड रीअरेंज टू फॉर्म कंपाउंड। तो इसको लिख लिया एक बार। फिर हम लोग अब इसका लिमिटेशन एक बार देख लेते हैं, लिमिटेशन एंड इसका अच्छाई क्या था, तो फिर यहाँ पे लेक्चर खत्म हो जाएगा। अब हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक या फिर लिमिटेशन पढ़ने वाले हैं। तो इनका पहला लिमिटेशन है कि इट डज नॉट अकाउंट फॉर सम एटॉमिक पार्टिकल। जैसे कि क्या बोले कि एटम्स क्या है, इंडिविजुअल है, एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन हम आगे पढ़ते रहेंगे तो देखेंगे, हम जैसे अगला थ्योरी पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल, तो उसमें देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, एटम में भी क्या, एटम इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। जैसे आगे पढ़ेंगे Rutherford, वहाँ पे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। तो जैसे आगे बढ़ते गए तो क्या हम देखें कि एटम्स क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन क्या बोल दिए डाल्टन, क्या बोले कि एटम्स तो इंडिविजुअल, एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन हम एटम्स को तोड़ सकते हैं। हम अभी प्रेजेंट के हिसाब से हम प्रेजेंट में देखें तो एटम को हम तोड़ सकते हैं। किसमें तोड़ सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनका बोला था कि एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते। ये इनका पहला ड्रॉबैक हो गया। ड्रॉबैक समझे ना, ड्रॉबैक मतलब क्या होता है, जो बात बोले पोस्टुलेट उनके उल्टा हो गया। वो क्या बोले कि एटम्स इंडिविजुअल है, लेकिन एटम्स क्या है, डिविजिबल है। तो इन दूसरा लिमिटेशन है कि आइसोटोप के लिए काउंट नहीं हुआ। आइसोटोप क्या होता है ना कि सेम एलिमेंट है या सेम एटम है और उसका अलग अलग मास होता है। जैसे कि हमें आइसोटोप समझते हैं, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, या फिर कार्बन का देखे थे कि 2 आइसोटोप होता है। एक कार्बन जिसका मास 12 होता है और ये दूसरा कार्बन जिसका मास 14 होता है, 14। दोनों कार्बन 14 क्या है, रेडियो एक्टिव है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन देखिए कार्बन ही है, एक का मास कितना है 12, एक का मास कितना है 14 है। तो क्या इनका थ्योरी क्या था कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एटम्स का जितना एलिमेंट है, ऑल एटम्स आर हैव आइडेंटिकल मास है, उसका मास क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। हम अभी पॉइंट में डिस्कस किए थे ना, 3rd पॉइंट था कि कोई भी एक एलिमेंट का 2 एटम निकाल ले तो दोनों का आइडेंटिकल मास होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बन ही है, कार्बन का 2 एलिमेंट, एक का मास 12, एक का मास 14 है, तो इनका पोस्टुलेट गलत होगा। क्योंकि उस टाइम पे हम आइसोटोप के बारे में नहीं जानते थे। आइसोटोप के बारे में हम बाद में डिस्कवर हुआ, आइसोटोप का डिस्कवरी बाद में हुआ है। और देखिए हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, प्रोटियम होता है, दूसरा होता है ड्यूटेरियम एंड तीसरा होता है ट्रिटियम। देखिए हाइड्रोजन ही है, इसका 3 आइसोटोप है, एक का मास 1 है, दूसरा का मास 2 है, तीसरे का मास 3 है। इसका मास कितना है, 1 है, तो इसका मास कितना है 2, इसका मास कितना है 3 है। तो देखिए सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन का 3 एलिमेंट है, तीनों का मास अलग अलग है। इस पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं। आइसोटोप समझ गए, आइसोटोप क्या होता है, हम आगे जाकर और आइसोटोप के बारे में पढ़ेंगे। आइसोटोप सेम एलिमेंट है लेकिन उसका मास अलग है। तीसरा है आइसोबार्स, तीसरा पॉइंट है इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोबार्स। आइसोबार क्या होता है ना कि अलग एलिमेंट है लेकिन उसका मास सेम है। यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट है लेकिन मास अलग है, लेकिन यहाँ पे मास सेम है, एलिमेंट अलग। जैसे कि समझिए एक है कैल्शियम कितना याद किया था ना, कैल्शियम के बारे में एलिमेंट का चार्ट बनाया था, तो कैल्शियम भी था। देखिए 20वें नंबर पे कैल्शियम का मास कितना है 40। और एक आर्गन भी एलिमेंट है, गैसेस एलिमेंट है, इसका भी मास होता है 40। देखिए 2 अलग अलग एलिमेंट है लेकिन मास सेम है। लेकिन इनका क्या कहना था, पोस्टुलेट क्या था कि 2 डिफरेंट एलिमेंट का, 4th पॉइंट ही डिस्कस नहीं किए थे कि 2 डिफरेंट एलिमेंट का जब हम एटम निकालते हैं तो उसका मास सेम नहीं होता, नहीं मास सेम होता है, नहीं प्रॉपर्टी सेम होता है। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए इट डज नॉट काउंट फॉर आइसोबार, दिस थ्योरी स्टेट दैट मासेज ऑफ एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट डिफर। इनका बोला था कि 2 एलिमेंट्स का मास अलग होना चाहिए। 2 एटम्स का, 2 एलिमेंट्स जैसे गोल्ड निकालिए, सिल्वर निकालिए, दोनों का एटम्स का मास अलग होना चाहिए। लेकिन वहाँ गोल्ड सिल्वर तो सही हो गया, लेकिन हम जब आर्गन का एटम निकाले और कैल्शियम का एटम निकाले तो उसका मास कितना आया, दोनों का मास सेम आ गया। तो इनका यहाँ पे लिमिटेशन हो गया। 3 लिमिटेशन देख लिए हम लोग, 3 लिमिटेशन और देखने वाले हैं। इसके ऊपर लिख लिए, फिर हम लोग बस थोड़ा सा और बचा है, इसको जल्दी से लिख लीजिए आप लोग।
हम लोग लिमिटेशन को ही कंटिन्यू करें। इनका फोर्थ लिमिटेशन था कि इनका क्या बोलना था कि एटम्स कंबाइन इन सिंपल एटम्स जो कंपाउंड बनाता है, एलिमेंट्स जो कंपाउंड बनाता है सिंपल होल रेशियो में। अब पॉइंट दे सकते हैं, शायद 5th या 6th पॉइंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एलिमेंट्स डो नॉट कंबाइन इन सिंपल होल रेशियो नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड हमेशा सिंपल होल रेशियो में होता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे कि हम देख लिए 2-4 देख लिए CO2 1:2 रेशियो में है या H2O 2:1 रेशियो, हमेशा ऐसा नहीं होता। कंपाउंड हमेशा सिंपल होल रेशियो में नहीं बनता है। देखिए कंपाउंड आप पढ़े होंगे लेक्चर 1 में से बताए थे हम टैक्सोल के बारे में, बताए थे टैक्सोल का क्या फॉर्मूला था सर? C47 H51 NO14 शायद था, यही था। देखिए क्या सिंपल होल रेशियो नंबर है, सिंपल होल नंबर है। 47 कितना रेशियो देखिए 47:51:1:1:14, कितना ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है। तो और अभी अब आगे पढ़ेगा, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे शुगर का फार्मूला देखिएगा आप, ग्लूकोज का फार्मूला देखिएगा, अब गूगल पे सर्च कीजिएगा तो सिंपल होल रेशियो नहीं है, बहुत बराबर। जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप आगे पढ़िएगा ना तो बहुत बराबर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा सिंपल होल रेशियो में ही कंपाउंड बने, उसका नंबर बड़ा भी हो सकता है। हमने एक बात की थी टैक्सोल के बारे में, क्या है टैक्सोल है, तो टैक्सोल लिख सकते हैं इसे, या फिर शुगर लिख सकते हैं। शुगर फॉर्मूला आप लोग गूगल पे सर्च कर लिएगा, ग्लूकोज का, ये सब क्या है सिंपल होल रेशियो में नहीं है। 5th लिमिटेशन है कि थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होता है ना कि एलिमेंट से मिलकर बना होता है, सेम एलिमेंट्स। जैसे कार्बन क्या एलिमेंट है, तो कार्बन क्या होता है ना कि एलोट्रोप वगैरह हम लोग कार्बन कंपाउंड जब पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम अभी बात कर ले रहे हैं, लिखना आप लोग नहीं लिखेगा। एलोट्रोप क्या होता है कि सेम एलिमेंट से मिलकर बना होता है, सेम एलिमेंट से मिलकर बना होता है, लेकिन उसका बॉन्डिंग का तरीका अलग होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कार्बन क्या जानिए आप लोग, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन का 2 एलोट्रोप है, 2 या 3 एलोट्रोप, हम 2 एलोट्रोप के बारे में बात कर रहे हैं, एक ग्रेफाइट एंड एक डायमंड। हीरा और ग्रेफाइट जिसे पेंसिल से लिखते हैं वो ग्रेफाइट से मिलकर बना, दोनों कार्बन ही, डायमंड भी कार्बन ही है और ग्रेफाइट भी कार्बन ही है। तो ग्रेफाइट में कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन डायमंड में एक कार्बन दूसरे कार्बन से 4 बॉन्ड बनाता है। तो सिर्फ बॉन्डिंग का अलग होता है, दोनों में बॉन्ड अलग अलग तरीका होता है, उसी को बोलते हैं एलिमेंट, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप। इलेक्ट्रोप क्या होता है, एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है, मतलब सेम एलिमेंट से मिलकर बना हुआ लेकिन उसका बॉन्डिंग का तरीका अलग है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप। तो इनका क्या बोलना था, डाल्टन क्या बोलना था कि हाँ, डाल्टन क्या बोले थे कि जब हम एक एलिमेंट को देखते हैं, उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। कोई भी एक एलिमेंट को देख रहे हैं, कार्बन के एलिमेंट को हम देख रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी सेम होता है। लेकिन एलोट्रोप में देख रहे हैं कार्बन से ही बना हुआ है ग्रेफाइट और कार्बन से ही बना हुआ है डायमंड, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टीज कितना अलग है, एक ग्रेफाइट कितना सस्ता और डायमंड कितना महंगा है, सिर्फ बॉन्डिंग के कारण। तो हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एलोट्रोप को नहीं समझ सकते। अगर आपको एलोट्रोप समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम कार्बन एंड कंपाउंड में इसको समझ लेंगे। एलोट्रोप बस इतना ही है कि सेम एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कार्बन कार्बन ही मिला रहता है। जैसे देखिए हम एक कार्बन इसको ऐसा ऐसा जोड़ दिए तो क्या है, ऐसा में बन गया। हम यहाँ पे भी कार्बन लगा दिए, यहाँ पे भी कार्बन लगा दिए, तो ये बन जाएगा डायमंड। अगर हम तीन ही बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे वहीं पे बताएंगे कैसे इसका स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट एंड डायमंड का। तो बस समझ लीजिए कि हम यहाँ पे पॉइंट बस ऐड कर दिए ताकि हम वापस जब रिवीजन करें तो हमको समझ में अच्छे से आ जाए। तो इलेक्ट्रोप के लिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वैलिड नहीं है। और अब इतना ही था लिमिटेशन, इनका हम कुछ अच्छा ही देख लेते हैं मेरिट्स जो मेन इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आर नॉट वायलेटेड इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझ सकते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझ सकते हैं, इसमें वायलेटेड नहीं है। और दिस थ्योरी प्रोवाइड्स ए बेसिस टू डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। हम इसी थ्योरी से एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का डिफरेंस समझ में पाए। एलिमेंट्स क्या है, सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। कंपाउंड क्या है, 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का डिफरेंशिएशन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से ही पढ़े। इनका कुछ और अच्छा ही था कि केमिकलाइजेशन क्या है, रीअरेंज ऑफ एटम है। हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़े, क्योंकि इनमें कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी। अगर टोटल चीज़ ही बर्बाद रहता तो टोटल चीज़ मेरे काम का नहीं रहता, इनका सारा पॉइंट गलत रहता तो हम नहीं पढ़ते। इनमें कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी इनके पोस्टुलेट में। तो इस यहाँ पे कुछ मेरिट्स लीजिए, कुछ लिमिटेशन लिख लिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बस इतना ही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। थैंक यू। डाउट आप लोग क्लियर करते जाएगा, डाउट नहीं रखिएगा।